नमस्कार, मैं हूं नवजोत और आप देख रहे हैं IBN 7। सड़क सुविधा के लिए होती है, लेकिन तब क्या हो जब यही सड़क जानलेवा बन जाए और इसमें गलती किसी और की नहीं बल्कि आपकी और हमारी हो। आपको जानकर यह हैरानी होगी कि दुनिया में सबसे ज्यादा सड़क दुर्घटनाएं भारत में होती हैं। रोजाना सड़क हादसों में 300 लोग मारे जाते हैं और अगर एक साल की बात की जाए तो ये संख्या होती है 1,40,000। आए दिन हादसों में सड़कों पर लोगों के मरने की खबरें आती रहती हैं। ये मरने वाले आम लोग होते हैं और शायद यही वजह है कि खबरें सिर्फ खबरें ही बनकर रह जाती हैं। लेकिन कुछ दिनों पहले ही केंद्रीय मंत्री गोपीनाथ मुंडे की सड़क हादसे में हुई मौत ने सबको हिलाकर रख दिया है। मुंडे की मौत के बाद सरकार भी सड़क हादसों को लेकर जागती दिख रही है, लेकिन सच तो ये है कि इन हादसों के लिए कहीं ना कहीं हम और आप ही जिम्मेदार हैं। सड़क सुरक्षा को लेकर बने नियमों को तोड़ने में लोग अपनी शान समझते हैं, तो IBN 7 आज आपको दिखाएगा कि कैसे लापरवाही बनती है जानलेवा। देखिए IBN 7 की एक खास मुहिम, ए भाई जरा देख के चलो। दिल्ली की एक VIP सड़क पर कार में लगी टक्कर। एक केंद्रीय मंत्री को वक्त से पहले मार गई। गोपीनाथ मुंडे असमय चले गए, लेकिन पीछे छोड़ गए कई सवाल। क्या यूं ही हमारी सड़कों पर हम होते रहेंगे हादसों का शिकार? क्या सड़कों पर हमारी जिंदगी इतनी सस्ती है? इसी सवाल से नींव पड़ी IBN नेटवर्क की सड़क सुरक्षा से जुड़ी खास मुहिम की। ए भाई जरा देख के चलो। ये मुहिम हमें आईना दिखाएगी, समस्याएं और समाधान भी सामने रखेगी। देखिए ये तस्वीरें, हर तस्वीर में एक हादसा, एक्सीडेंट। सड़कों पर किस तरह दबे पांव दबोच लेती है मौत। ये सारी तस्वीरें अलग अलग शहरों की ट्रैफिक पुलिस ने खींची है, ये बताने के लिए कि रेड लाइट जंप करते वक्त 2 सेकंड रुके। गाड़ी में मोबाइल पर बात करते हुए ड्राइव करने से पहले जरूर सोचें। सीट बेल्ट न लगाते वक्त जरूर सोचें। हेलमेट न लगाते वक्त जरूर रुकें और गाड़ी अंधाधुंध दौड़ाने से पहले भी जरूर सोचें। घर में कोई मुस्कुराता हुआ आपका इंतजार कर रहा है। आपका घर लौटना एक परिवार के लिए जरूरी है, इसलिए जरूरी है सड़क पर सबकी सुरक्षा। देखिए हमारी विशेष मुहिम, ए भाई जरा देख के चलो। इस आधे घंटे बाद आपकी, आप जो तोड़ते हैं ट्रैफिक नियम। बार बार हम यही बता रहे हैं कि अगर हम आए दिन हादसों का शिकार होते हैं, खबरें ये सुनते हैं, तो उसके लिए कहीं ना कहीं हम खुद ही रिस्पॉन्सिबल हैं। शुरुआत अपने से करनी चाहिए। हम खुद को कैसे ठीक कर सकते हैं, बहरहाल इस पर चर्चा हम करेंगे क्योंकि ये खास मुहिम है IBN 7 की और हमारे साथ तमाम रिपोर्टर्स हमारे जुड़ेंगे, तमाम गेस्ट हमारे साथ होंगे। फिलहाल स्टूडियो में मेरे साथ हैं अर्नब बंदोपाध्याय, बहुत बहुत स्वागत है आपका, और ये सीनियर ट्रांसपोर्ट इंजीनियर हैं। सबसे पहले और साथ ही साथ मेरे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं अंकित भी, और ये मुंबई से हमारे साथ होंगे। अंकित, हम आपके पास आएंगे, लेकिन मैं सबसे पहले अर्नब जी आपके पास आना चाहूंगी। शुरुआत हमें अपने से करनी चाहिए। रोड इंजीनियरिंग की बहुत जरूरत है, लेकिन अगर हम कहें कि कहीं ना कहीं हमारी गलती है, क्यों ना पहल यहीं से हो? इसमें ऐसे पहले मैं ये बताना चाहता हूँ, 1,40,000 लोगों को जो मौत हो रहा है, उससे अधिक जो चिंता की बात है वो है 5,30,000 लोग गंभीर रूप से घायल होते हैं। बिल्कुल। और वो जिंदगी के लिए कोई हॉस्पिटलाइज रहते हैं और उनके फैमिली भी बर्बाद हो रहे हैं सारे। तो इसके जो एक डेवलपमेंट चैलेंज बन गया इंडिया के लिए, क्योंकि करीब 3% GDP का हमारा हर साल को लॉस हो जाता है, जबकि हम जो हेल्थ बजट है इंडिया का वो करीब 2% है, 2% है GDP। तो एक तो गंभीर मसला तो ये है। दूसरा चीज़ ये है, हम देख रहे हैं 60 से 70% लोग जो सड़क पे जिसका मौत हो रहा है वो आइदर पेडेस्ट्रियन है या साइकिलिस्ट है या मोटरसाइकिलिस्ट है, टू व्हीलर्स ज़्यादातर। और ये लोअर मिडिल क्लास से आते हैं,
तो ये एक सोशल इक्विटी का भी इशू बन गया। मतलब जिसके पास गाड़ी नहीं है उसका वल्नरेबिलिटी ज़्यादा है। जी, चलिए अर्णव जी, आपसे हम चर्चा जारी रखेंगे। फिलहाल हम लिए चलते हैं आपको मुंबई। अंकित मेरे सहयोगी इस वक्त वहां पर मौजूद है। जी अंकित। जी, मुंबई की अगर हम खास करके बात करें, बहुत ही पेचीदा मामला है, क्योंकि लगभग 1 करोड़ 30 लाख जो इस शहर का खचाखच भरा हुआ शहर का पॉपुलेशन है, ऑलमोस्ट 13% लोग, सिर्फ 13% लोग की आवाजाही प्राइवेट व्हीकल से होती है। तो लगभग 20 से 30 लाख नई गाड़ियां हर साल मुंबई की सड़कों पर उतर रही है, नई गाड़ियां रजिस्टर हो रही है, जिसकी वजह से बहुत बड़ा जिम्मा प्राइवेट कार ओनर्स के ऊपर आता है रोड सेफ्टी का। मुंबई ट्रैफिक पुलिस के साथ एक खास अभियान हमने यहां पर छेड़ा है आज रोड सेफ्टी के लिए, जहां पर आमतौर पे चालान कटता है जो भी ऑफेंडर्स होते हैं, लेकिन आज आप देख रहे हैं यहां पे मुलानी साहब के साथ गुलाब का फूल है इनके हाथ में। क्या वजह है कि गुलाब का फूल लेके यहाँ पे मुलानी साहब खड़े हैं, इनसे ही इनकी जुबानी जान लेते हैं। मुलानी साहब, सबसे पहले तो बताइए कि सबसे बड़े जो ऑफेंसेस होते हैं वो क्या होते हैं, किस किस्म के होते हैं यहाँ पर मुंबई की सड़कों पे? ये ऐसा है कि सुबह में लोग जल्दी घाई में रहते अपने, तो वो लोग क्या है सिग्नल जंप करके निकल जाते हैं, लेकिन उनके जाने की वजह से समझा आगे जब कोई है सिग्नल आगे चलने वाला है वो भी चल सकता है, लेकिन ये भी उसके जाके बीच में तो उससे भी बहुत बड़ी हानि हो सकती है। बिल्कुल। रात में इधर सब जुहू में होटल्स वगैरह है, और रात में ड्रंक एंड ड्राइव में तो बहुत लोग मतलब शराब वगैरह पी के ये करते हैं। वो ये नहीं सोचते कि भाई अपन गाड़ी चला लेते, लेकिन सामने वाले की हानि हो सकती है अपने कोई का इसके वजह से, वो नहीं जानते हो। बिल्कुल। अच्छा, आज आप ये बहुत ही अनोखी पहल, अनोखी चीज कर रहे हैं हमारे साथ, गुलाब के फूल लेके खड़े हैं, चालान या पावती जिसे हम कहते हैं, उसकी किताब आपके साथ नहीं है। इसका क्या मकसद है? इसका मकसद ऐसा है कि लोगों को अपना यही कहना है कि अपनी भी जान बचाओ या दूसरे की भी जान बचा ले, कोई किसी को हानि ना पहुंचे। आप डिसिप्लिन में रहेंगे, हम लोग को साथ देंगे, तो इसलिए हम ये कर रहे हैं कि बाबा हम आपको थोड़ा ये कर रहे हैं कि हमको लगे कि बाबा आप भी इसका, हम गुलाब का फूल देके आपका स्वागत करते हैं, आप हमको साथ कीजिए, हमको मदद कीजिए, हम भी आपको जो मांगता है मदद करेंगे, उसमें कोई बात नहीं। क्या बात है। तो एक किस्म से गांधीगिरी अपना रहे हैं यहाँ पर मुंबई ट्रैफिक पुलिस, गुलाब का फूल देके लोगों को आगाह करवा रहे हैं रोड सेफ्टी कितनी अहम चीज है, और तमाम रोड साइंस और रूल्स को फॉलो करना कैसे आपके लिए बहुत ज्यादा सेफ और सिक्योर बना सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। और आज चालान किसी का नहीं कटेगा, आज सबको फूल दिए जाएंगे। एक बहुत अच्छी मुहिम है, और ऐसी मुहिम हमने बहुत सारे इलाकों में भी देखी है कि ट्रैफिक पुलिस वाले इस तरह की मुहिम चलाते हैं। चलिए, इस वक्त विवेक गुप्ता भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुबह सुबह का वक्त, और ऐसे में बिल्कुल सही काम, जिस तरीके से अंकित से भी बात कर रहे थे, साफ तौर पर देखा जाता है कि जब हम सुबह निकलते हैं, एक तो हम बहुत जल्दबाजी में होते हैं, और ट्रैफिक रूल सबसे ज्यादा अगर ब्रेक होते हैं तो उसी समय होते हैं। बिल्कुल ठीक है नवजीत, आपने देखिए ये जो सुबह का जो पीक आवर होता है 9 से 9:30 के बीच में, उसी समय सबसे ज़्यादा ट्रैफिक रूल्स ब्रेक होते हैं। इस समय हम मुंबई के बोरीवली वेस्ट इलाके का जो सबसे बड़ा चौराहा है वहाँ पे खड़े हैं। मैं आपको नवजीत बता दूँ, ये एक ब्लैक स्पॉट मुंबई का माना जाता है, जहाँ पे सबसे ज़्यादा एक्सीडेंट होते हैं या फिर सबसे ज़्यादा ट्रैफिक रूल्स रेगुलेशन को तोड़ा जाता है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो ट्रैफिक रूल्स के आला अधिकारी यहाँ पे मौजूद हैं, और साथ ही साथ उनके हाथ में गुलाब का फूल भी है। तो आज का मकसद यही है कि जो लोग ट्रैफिक रूल नहीं फॉलो करते हैं उन्हें सबसे पहले रोका जाएगा, उन्हें समझाया जाएगा, और समझाने के बाद उन्हें गुलाब का फूल दिया जाएगा। आप देख सकते हैं हर एक जगह जो चारों सिग्नल पर ट्रैफिक पुलिस मौजूद है यहाँ पर, और अपनी पहली नजर रखे हुए हैं कि कोई भी बंदा, जाओ मोटरसाइकिल वाला हो या ऑटो वाला हो या फिर 4 व्हीलर हो, कोई भी ट्रैफिक रूल्स को तोड़े नहीं, और उन्हें समझाने की कोशिश करें कि उनकी जान जो वो बेहद कीमती है, इसलिए वो जब तक हम रोड पे ट्रैवल करते हैं तो सारे ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करें। नवजोत? बिल्कुल। और आज लगता है मुंबई पुलिस और मुंबई ट्रैफिक पुलिस गुलाब लेकर सड़कों पर उतरी, और हमारी मुहिम के साथ वो भी शामिल है, क्योंकि कहीं ना कहीं लोगों को ये समझाने की जरूरत है। और हमारी इस मुहिम का मकसद भी यही है कि आप समझिए, सबसे पहले शुरुआत अपने से होनी चाहिए। खुद को समझिए और समझाइए इस बात को कि जरा सी अगर आप सावधानी बरतेंगे तो उससे बहुत ज्यादा भला हो सकता है। और जिस तरीके से कहावत बहुत मशहूर है कि सावधानी हटी दुर्घटना घटी, बिल्कुल वैसा होता है, तो सावधानी बरतने की जरूरत है। मेरे साथ स्टूडियो में इस वक्त अर्णव जी मौजूद हैं। शुरुआत हमसे, और एक मुंबई पुलिस ने बहुत अच्छी ये मुहिम शुरू की है कि गुलाब का फूल देना है, लेकिन लोग गुलाब के फूल से मानते नहीं है। नहीं, ये तो सही बात है। पहले मैं कुछ स्टैटिस्टिक्स देना चाहता हूँ कि क्यों हमको अपने से शुरू करना है, क्योंकि मेरे ख्याल से करीब
3% लोग होंगे जो एक्चुअली सीट बेल्ट का यूज़ करते हैं। फ्रंट सीट बेल्ट में तो फिर भी लोग पहन लेते हैं, और जो रियर वाले जो है, पीछे जो बैठने वाले जो होते हैं सीट बेल्ट, वो तो करीब 1% भी नहीं है इंडिया पे। और बाहर जितने स्टडी हुए हैं, यूरोप में जितने हुए हैं, वो दिखाता है, जैसे यूके में हुआ है स्टडी, नीदरलैंड्स में हुए हैं, स्वीडन में हुए हैं, वहाँ वो जो उदाहरण है 48 से 50% लोगों का जान बांध सकते हैं वो हेलमेट यूज़ करें या तो सीट बेल्ट यूज़ करें। तो ये तो एक बहुत ही मतलब इम्पोर्टेंट चीज़ है। समय के साथ साथ वाहन बहुत ज्यादा बढ़े हैं, लेकिन रूल्स बिल्कुल वही चलते आ रहे हैं। वो भी एक बात है हमारा, क्योंकि पीछे की सीट बेल्ट का जिक्र आपने किया, डॉक्टर हर्षवर्धन इसका जिक्र अक्सर करते आ रहे हैं, और अब एक मुहिम उनकी तरफ से भी शुरू हो रही है, लेकिन इसका जिक्र कोई नहीं करता और कोई इसको फॉलो नहीं करता, क्योंकि एक ढर्रे पर लोग अपना तय है कि भाई हमें तो आगे की सीट बेल्ट लगानी, और उसमें भी बगल वाला अगर बैठा होता तो वो कभी लगाता नहीं है। कभी लगाता नहीं। ये भी 2002 में एक एक्चुअली वो रूल ऑलरेडी बन चुका है, आज से 12 साल पहले, क्या पीछे का सीट बेल्ट भी मैंडेटरी है, लेकिन कोई नहीं यूज़ कर रहा है। तो इसमें एक एटीट्यूड का प्रॉब्लम भी होता है लोगों का। तो ये जो है गुलाब के फूल, तो एक ये गांधीगिरी तो बहुत अच्छे बात हो गए। इसके पहले भी दिल्ली में पुलिस ने वो टोपियाँ बांट रहे थे, लेकिन ये फाइन्स जो है, जो पेनल्टी जो है, उसको थोड़ा मतलब ऊपर करने का ज़रूरत है, क्योंकि ये तो काफ़ी 25-30 साल से जो है फाइन हुई चलते रहे। 100 रुपया 200 रुपया से ये नहीं होने वाला है। बिल्कुल। हमारे साथ अंकित भी मुंबई से मौजूद है। अंकित, मैं आपसे जानना चाहूंगी, ट्रैफिक पुलिस वालों से आप बात कीजिए, क्योंकि ये मुहिम इस तरह की पहले भी चलाई गई है। शुरुआत क्योंकि हम कह रहे हैं कि हमें अपने से करनी चाहिए, लेकिन क्या सिर्फ गुलाब का फूल काफी होता है, या फिर लोगों को वाकई काउंसिल करने की भी जरूरत होती है? बिल्कुल बहुत अच्छा सवाल आपने किया है यहाँ पे, एंड बिल्कुल कोइंसिडेंस से यहाँ पर एक ऑफेंडर थे किस्म के, लेकिन यहाँ पर मुंबई पुलिस ने ऑलरेडी गुलाब का फूल लेके इनको मेरे ख्याल से नसीहत दे दी है। आपसे बात करना चाहूंगा, क्या नाम है आपका? अभिजीत पाठक। अच्छा अभिजीत, बुलेट पे आप जा रहे थे बड़े टशन से और बगैर हेलमेट के जा रहे थे। आपको पता है ये सिग्नल बहुत ज्यादा हाई डेंसिटी सिग्नल है, और हाँ, गलती बिल्कुल मेरी थी। मैं समझता हूँ उस बात को। हम लोग एक्चुअली अभी फुटबॉल खेल के निकल रहे थे। हम लोग सोचे ब्रेकफास्ट करने कहीं रुक जाएं, तब तक मैं हेलमेट नहीं पहनूं, बट गलती बिल्कुल आई रियलाइज मेरी थी, और मुझे हमेशा हर वक्त हेलमेट पहनना चाहिए। वही एक सेकंड में कुछ भी हो सकता है, एंड यू कांट रियली प्रेडिक्ट कि सड़कों पे क्या हो सकता है। ये जो खास मुहिम मुंबई पुलिस ने छेड़ी है, और मुंबई की जो ट्रैफिक पुलिस है, हर मौसम में, फिर चाहे बारिश हो, गर्मी हो, धूप हो, डटी रहती है, सड़कों पे लगी रहती है, हमारी मदद करती है। हम वैसे कहते हैं कि अरे बाबा पावती काट लेते हैं, हमें दिक्कत होती है, ऑफिस जाने में देरी होती है, लेकिन ये जो गुलाब वाली मुहिम इन्होंने छेड़ी है कि आपको नसीहत दे रहे, पावती नहीं काट रहे, इसके बारे में क्या कहेंगे आप? मुझे लगता है ये आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट इनिशिएटिव्स है जो अभी तक ट्रैफिक पुलिस ने लिया है, क्योंकि जब भी, अगर इससे पहले मुझे एक आध बार जब रोका गया है, तब आई हैव हैड अ वेरी डिफिकल्ट एक्सपीरियंस विद ट्रैफिक पुलिस, और बट इस बार पहली बार मुझे ऐसा लगा कि जैसे वो एक्चुअली मेरी केयर करना चाहते हैं। तो मतलब आप कहते हैं कि पावती काटने से जब आपकी जेब से पैसे चले जाएंगे, तब आप शायद लॉ ज्यादा फॉलो करोगे, या ये जो गांधीगिरी करके एक पॉजिटिविटी का संदेश ये यहाँ पर दे रहे हैं, इससे आपको लगता है ज्यादा इफेक्टिव ये कम्युनिकेशन है? मुझे लगता है ये बहुत ज्यादा इफेक्टिव कम्युनिकेशन है, बट अगर पहली बार आपको रोज दिया गया है, दूसरी बार आपकी पावती कटनी चाहिए। अच्छा, पावती जरूर कटनी चाहिए। जब तक जेब से पैसे नहीं लिए जाएंगे, तब तक बिल्कुल द पॉइंट विल नॉट बी ड्रॉन होम। बट इट्स अ वेरी गुड इनिशिएटिव बाय द पुलिस। आई सीरियसली थिंक दैट I felt as if they're caring about me. बिल्कुल बिल्कुल नहीं, हमारी बहुत ख्याल रखते हैं मुंबई ट्रैफिक पुलिस, और जैसे आप देख रहे हैं बिल्कुल कोइंसिडेंस से यहाँ पर एक ऑफेंडर मिल गया और उन्हें गुलाब देके मुंबई पुलिस ने नसीहत दे दी है कि कैसे इनकी जान की सुरक्षा या जान की देखभाल करना इन्हीं की जिम्मेदारी है। मुंबई ट्रैफिक पुलिस आपको बस ये पॉइंट या ये चीज याद दिला सकता है, क्योंकि रोड साइंस को फॉलो करना, ये तमाम चीजों को फॉलो करना, पेपर्स वगैरह रखना, ये आपकी खुद की जिम्मेदारी है। चैरिटी बिगिंस एट होम। नवजोत, बहुत सही कहा आपने, और बहुत अच्छी बात है यहाँ पर कि मुंबई पुलिस है, और जिस तरीके से अपनी गलती मान रही है, बहुत कम लोग करते हैं। चलिए, अपनी गलती मानी, और उसके बाद हम उम्मीद करते हैं कि इस तरह की गलती इनकी तरफ से दोबारा नहीं होगी। डिसिप्लिन शहर अगर हम ट्रैफिक के मामले में कहें तो वो चंडीगढ़ कहा जाता है, और चंडीगढ़ से इस वक्त मेरे साथ अमित चौधरी जुड़ रहे हैं। बहुत ही डिसिप्लिन शहर है और स्ट्रिक्ट बहुत है वहां की ट्रैफिक पुलिस, ट्रैफिक नियम बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट हैं, यकीनन लोग भी बहुत ज्यादा फॉलो करते हैं, लेकिन फिर भी हादसे वहां भी होते हैं। कारण क्या है अमित वहां का? तो देखिए, मैं जिस जगह पर खड़ा हूँ, ये ट्रैफिक सिग्नल है, ट्रांसपोर्ट चौक है,
और जैसे ये एक एक्सपर्ट्स में शामिल है जहाँ पर अमूमन काफ़ी ज़्यादा एक्सीडेंट्स होते हैं। यहाँ पर अगर इस तरह से आप देखें तो सब लोग जो है बड़े डिसिप्लिन तरीके से खड़े हुए हैं, ज़ेब्रा लाइन के बिल्कुल पीछे खड़े हुए हैं अगर आप देखें, और जो ट्रैफिक है बड़ा स्मूथली चल रहा है। लेकिन इसके बावजूद यहाँ पर तब ज़्यादा एक्सीडेंट होते हैं जब यहाँ पर रेड लाइट नहीं होती या रात को जब ब्लिंकर्स चल रहे होते हैं, तब यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा एक्सीडेंट्स होते हैं। इसी तरह अभी डीएसपी हैं जो ट्रैफिक के कमलदीप जी, वो हमारे साथ में, वो बताएंगे। सर, आप किस तरीके से जो है ये सारी व्यवस्था को ठीक करते हैं और लोगों को क्या कहना चाहते हैं इसको लेकर? चंडीगढ़ ट्रैफिक पुलिस एनफोर्समेंट के लिए मैं कहूँगा एक तरह से पूरे हिंदुस्तान में जानी जाती है। थ्रू आउट ईयर हमारा फोकस रहता है उन सभी ट्रैफिक रूल्स को एनफोर्स करने के लिए जिनका पालन ना करने से जो लोगों की सेफ्टी है उसको खतरा रहता है। एक चीज़ मैं जानना चाहूँगा कि चंडीगढ़ ट्रैफिक पुलिस जो है चालान करने के नाम से बड़ी मशहूर है, लेकिन इसके अलावा आप लोग क्या करते हैं? इसके अलावा हमारी अवेयरनेस ड्राइव जो है वो बड़ी रेगुलर है, बड़ी सस्टेन रहती है थ्रू आउट ईयर। स्कूल्स कॉलेजेस में हमारी जो टीम्स है, हमारा एक डेडिकेटेड चंडीगढ़ ट्रैफिक पार्क है, उसकी टीम स्कूल कॉलेजेस में रेगुलरली जाती है। इसके अलावा जो स्कूल कॉलेजेस के स्टूडेंट्स हैं वो भी हमारे ट्रैफिक पार्क में आते हैं। इसके अलावा हम कोशिश करते हैं जो चंडीगढ़ में तरह तरह के इंस्टीट्यूशंस हैं, जैसे एयरपोर्ट स्टेशन है, यहाँ पे आईटी पार्क में कई कंपनियां हैं, उसमें काफ़ी यंगस्टर्स काम करते हैं, तो उनको एजुकेट करने की भी हमारी जो मुहिम है वो पूरे साल चलती रहती है और लगातार चलती है। इस वक्त यहाँ पर जो ट्रैफिक खड़ा हुआ है ये बिल्कुल ठीक लग रहा है, लेकिन कहाँ पर जाकर आपको लगता है दिक्कत होती है जब इस तरह से ट्रैफिक ना लोग फॉलो कर रहे हों? कब ज़्यादा दिक्कत होती है, कब यहाँ पे जो है एक्सीडेंट देखने को मिलते हैं? देखिए, एक तो जैसे आपने थोड़ी देर पहले पॉइंट आउट किया था कि रात को जब ट्रैफिक बिल्कुल कम हो जाता है और जो लाइटें हैं वो भी उस वक्त काम नहीं करती, तो इस बात की संभावना बनी रहती है कि यहाँ पे एक्सीडेंट हो जाए, क्योंकि हर कोई अपने दाएं बाएं नहीं देखता कि इधर से ट्रैफिक ना आ रहा हो, उधर से ट्रैफिक ना आ रहा हो, और जल्दी निकलने के प्रयास में एक्सीडेंट कई बार हो जाते हैं। तो ये बता रहे थे जो डीएसपी ट्रैफिक है कमलदीप की, किस तरीके से जो है ट्रैफिक को यहाँ पर सुचारू बनाए रखने के लिए जो है ट्रैफिक पुलिस चौकन्नी रहती है चंडीगढ़ में। कोशिश कितनी भी की जाए लेकिन कहीं ना कहीं हादसा हो जाता है और इन्हीं हादसों को रोकना है, किस तरीके से रोकना है, तमाम पहलू हैं और हर पहलू पर हम चर्चा करेंगे। हमारे तमाम संवाददाता हमारे साथ होंगे और अभी तक हमें जानकारी भी दे रहे हैं और अपडेट्स के लिए हम लगातार आपके पास आते रहेंगे। बहरहाल, सड़क हादसे में मरने वालों का आंकड़ा देखें तो पता ये चलता है कि स्थिति कितनी भयावह है। हम भले ही दुनिया में कितने ही मामलों में पिछड़े क्यों ना हो, लेकिन अगर हम बात करें सड़क हादसों की तो मरने वालों की संख्या में हम पहले नंबर पर हैं और इसके लिए सड़क सुरक्षा नियमों को तोड़ा जाना है। तेज रफ्तार और नशे में गाड़ी चलाना सबसे बड़ी वजह है इसकी। आइए हम विस्तार से जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर आंकड़े किस तरीके से बताते हैं और क्या गवाही देते हैं। मेरी सहयोगी हिमानी के पास चलता है। जी हिमानी। हम आज यहां पर बात कर रहे हैं सड़क हादसों की। हम हर आए दिन देखते हैं अपने आसपास कितने ही सड़क हादसे हो जाते हैं, लेकिन क्या इन सड़क हादसों से हम कोई सबक लेते भी हैं या फिर नहीं? हम यहां पर बात कर रहे हैं कुछ ऐसे ही सड़क हादसों की, और अगर हम भारत को देखें तो सड़क हादसों में भारत नंबर 1 पर है, यानी कि पहले पायदान पर है, क्योंकि रोज यहां पर मारे जाते हैं ऐसे ही सड़क हादसों में करीबन 300 लोग। जी हां, और अगर हम हर साल के अगर इस आंकड़े को देखें तो लगभग 1,40,000 ऐसे लोग हैं जिनकी ऐसे ही सड़क हादसों में मौत हो जाती है। ना सिर्फ इतना, बल्कि दुनिया में अगर हम देखें तो 10% से भी ज्यादा मौत अकेले हम भारत में देखते हैं। और उसकी वजह अगर हम देखें तो क्या होता है, या तो फिर नशा वहां पर देखा जाता है या तो फिर रूल्स उनको पता ही नहीं होते। कई बार हम देखते हैं कि ओवर स्पीडिंग जो होती है वो इस तरह की जो घटनाएं हैं जब होती हैं उनके पीछे की वजह देखी जाती है। 2012 में अगर हम देखें तो 4,90,000 दुर्घटनाएं हुई, जिनमें 1,38,000 लोग ऐसे हैं जिन्होंने इस तरह के हादसों में अपनी जान गंवा दी। अपनी तरफ से ही इंतजाम करने होंगे। मैं सीधा आपको लिए चलती हूँ, हमारे संवाददाता इस वक्त मुंबई से मौजूद हैं। आप विवेक हमारे साथ हैं। विवेक, मैं आपसे जानना चाहूंगी, शुरुआत क्योंकि खुद से करनी होगी, ट्रैफिक पुलिस मदद कर रही है, फूल दिए जा रहे हैं, लेकिन क्या लोग मान रहे हैं कि वाकई हमें अपनी तरफ से पहल करनी चाहिए? नवजोत, देखिए ट्रैफिक पुलिस अपने से पूरी कोशिश कर रही है कि लोगों को समझाएं, खासकर मुंबई को समझाएं, क्योंकि मुंबई एक ऐसा शहर है जो 24 घंटे भागते रहता है। यहाँ पे हर एक इंसान को जल्दबाजी रहती है, जल्दी ऑफिस पहुँचने की, जल्दी घर पहुँचने की। तो अक्सर ऐसा होता है कि जल्दबाजी में लोग ट्रैफिक रूल्स रेगुलेशन को फॉलो नहीं करते हैं।
ट्रैफिक रूल्स रेगुलेशन तोड़ते हैं और एक्सीडेंट हो जाता है। तो ट्रैफिक पुलिस यही कोशिश कर रही है लोगों को समझाने के लिए कि जल्दबाजी से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी जिंदगी। इस समय हमारे साथ सीनियर इंस्पेक्टर है, उनसे हम बात करते हैं कि सर ये बताइए, गुलाब का फूल देने का मकसद क्या है, क्या लोग समझ रहे हैं इस बात को? क्या है, ये ट्रैफिक का जो लोग उल्लंघन करते हैं, रूल रेगुलेशन तोड़ते हैं, हमारा मकसद ये नहीं कि उनको चलन दे के उनको पनिशमेंट करना है जी। उसके साथ उनको अवेयरनेस आना चाहिए। जब भी हम लोग गुलाब दे रहे थे अभी, तो लोग शर्माते थे, तो उनको मालूम पड़ता कि मैंने गुनाह किया है लेकिन पुलिस गुलाब भी दे रहे हैं। तो उनके में अवेयरनेस आने के लिए हम लोग ये कर रहे हैं और लोगों में अभी देख रहा हूँ मैं, तो उनको भी अच्छा प्रतिसाद दे रहे हैं लोग। नहीं हमारे से गलती हो गया, ताकि वो आइंदा ऐसा गलती रिपीट नहीं हो जाए। तो इसका अच्छा इफेक्ट दिख रहा है मुझे। इसके बावजूद हमारे गाड़ी में से हम लोग अनाउंसमेंट कर रहे हैं, सुबह शाम हम लोग अनाउंसमेंट करते हैं कि पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग पे गाड़ी मत खड़ा करो, सिग्नल जंप मत करो, हेलमेट पहना करो, इससे आपको कुछ नुकसान नहीं हो जाएगा, अपघात नहीं हो जाएगा। ये सब दिन और रात, शाम को और सुबह हम लोग रोज अनाउंसमेंट कर देते। इसका भी इफेक्ट हो रहा है और ये अभी गुलाब का हम लोग फूल दे रहे हैं, इसका भी बहुत अच्छा इफेक्ट हो रहा है जी। हाँ, तो नवजोत आप देख सकते जो सीनियर से आई हैं बोरीवली वेस्ट सीजन के, वो साथ में बता रहे हैं कि गुलाब देने का इफेक्ट अब देखा जा रहा है। हालांकि कुछ लोग पुलिस चालान नहीं काटते, तो कुछ लोगों को ताज्जुब भी हो रहा है कि सिग्नल रूल्स ट्रैफिक रूल्स फॉलो न करने में कुछ ट्रैफिक पुलिस चालान नहीं काटने के बजाय उन्हें गुलाब का फूल दे रहा है। बिल्कुल समझाने की एक तरीके से कोशिश हो रही है। विवेक हमारे साथ मौजूद हैं। आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्री गोपीनाथ मुंडे की सड़क हादसे में मौत के बाद जिस तरीके से सवाल खड़े हुए ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर, उसी को लेकर हम भी आज ये मुहिम चला रहे हैं, ए भाई जरा देख के चलो। और मुहिम का मकसद यही है कि आप सबसे पहले अपनी जिम्मेदारी को समझें। और बहुत से पहलू हैं इस मुहिम के, जिसमें कानूनों की बात भी होगी, जिसमें साथ ही साथ ये भी बात होगी क्या वाकई ट्रैफिक रूल्स हमारे उतने स्ट्रिक्ट हैं या नहीं। तो हमारी ये मुहिम जारी है, ए भाई जरा देख के चलो। I-7 की ये मुहिम है और हम चाहते हैं कि सड़क सुरक्षा को लेकर सबसे पहले आप अपनी तरफ से भी सावधानी बरतें, सतर्कता बरतें, और उसके बाद तमाम जो नियम है इससे जुड़े हुए, तमाम जो रूल्स हैं उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। क्या सड़क हादसे रोके नहीं जा सकते? क्या इतनी बड़ी तादाद में मरने वाले लोगों की जान बचाई नहीं जा सकती? शायद बच भी सकती हो अगर इसके लिए पुख्ता इंतजाम किए गए हों। लेकिन जिस तरह से सड़क हादसों को लेकर लापरवाही बरती जाती है, उसे देखते हुए तो कम से कम ऐसा होना मुमकिन नहीं लगता है। सड़कों की खस्ता हालत, चौराहों पर ट्रैफिक लाइट्स का बुरा हाल, ट्रैफिक पुलिस की भारी कमी, उन्हें सही से ट्रेनिंग न देना, ये सारी समस्याएं हैं जो कि सड़क हादसों के बढ़ने के लिए जिम्मेदार हैं। और यही नहीं, नियम तोड़ने वालों के खिलाफ सख्ती न बरता जाना भी एक बड़ी वजह है। तो चलिए हम आपको दिखाते हैं कि कई बार ऐसा होता है कि ट्रैफिक पुलिस के पास अगर आप चले भी जाते हैं, अगर ट्रैफिक पुलिस आपको पकड़ भी लेती है, तो कहीं ना कहीं मामले को रफा दफा करने की कोशिश भी की जाती है। ये तमाम ऐसे कारण हैं जो कि एक बड़ी वजह बनते हैं इन हादसों की। IBN नेटवर्क की सड़क सुरक्षा मुहिम ए भाई जरा देख के चलो में अब देखेंगे कि आखिर क्यों दिल्ली में 92 लाख वाहनों को देखने के लिए हैं सिर्फ 6000 ट्रैफिक पुलिस वाले। और अब अगर दिल्ली से सटे नोएडा का हाल सुनेंगे तो दांतों तले उंगली दबा लेंगे। नोएडा में 18 लाख वाहनों को देखने के लिए हैं सिर्फ 200 ट्रैफिक पुलिस वाले, यानी एक पुलिस वाले के जिम्मे करीब 1 लाख वाहन। क्या वाकई में हम ट्रैफिक सुरक्षा को लेकर गंभीर हैं? क्या हमारे देश के नेताओं के एजेंडे में सड़क सुरक्षा कोई मुद्दा है? अगर है तो आज भी सड़क सुरक्षा से जुड़े कानून बाबा आदम के जमाने के क्यों हैं? आज भी कानून पर अमल करवाने वालों की भर्तियां क्यों नहीं होती? बहुत से ऐसे कारण होते हैं जो बनते हैं सड़क हादसों का। बहरहाल चर्चा के लिए इस वक्त हमारे साथ चंडीगढ़ से जुड़ रहे हैं अमित चौधरी, और अमित के साथ रोड एक्सीडेंट के विक्टिम हरमन संधू भी इस वक्त हमारे साथ हैं, जिनके कमर के नीचे के पूरे जिस्म को लकवा मार चुका है और अब ये राइव सेफ नाम की एक एनजीओ भी चलाते हैं। और इसके अलावा मुंबई से ट्रैफिक पुलिस के डीसीपी प्रताप दिगाकर भी हमारे साथ होंगे। नोएडा स्टूडियो में मौजूद हैं हमारे साथ रोड सेफ्टी कोऑर्डिनेटर और वर्ल्ड बैंक के सीनियर ट्रांसपोर्ट इंजीनियर अर्नब बंदोपाध्याय। सभी से हम बात करेंगे। सबसे पहले मैं आपको चंडीगढ़ लिए चलती हूँ जहां मौजूद हैं अमित। जी अमित। तो देखिए हमारे साथ हरमन है। हरमन को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि एक दुर्घटना कैसे एक आदमी की पूरी जिंदगी बदल देती है। हरमन, आप बताएंगे कि क्या कुछ हुआ था और कैसे आप इस हालत में पहुंच गए? 18 साल पहले एक सड़क दुर्घटना में मेरी ज़िंदगी टोटली चेंज हो गई।
मेरे नेक लेवल पे इंजरी हुई और उसके बाद मेरी बॉडी नेक से नीचे पैरालाइज हो गई। उस टाइम मैं 26 साल की उम्र का था और उस टाइम मेरे को ये समझ आया कि रोड सेफ्टी का कितनी महत्व है। तो उसके बाद मैंने जो सीनियर ऑफिसर्स हैं उनकी सेंसिटिविटी इस मामले पे और जो रोड यूजर्स हैं उनकी अवेयरनेस पे काम करना शुरू किया है। अब आप इसी लोकेशन पे देखो, वो मीडियन के ऊपर जो त्रिकोण लगे हैं, अगर बाई चांस कोई एक्सीडेंट हो जाए, कोई गाड़ी आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए तो उस पर लग के उसकी डेफिनेटली चोट लग सकती है या उसकी डेथ हो सकती है। तो जो ऐसे मुद्दे हैं वो एडमिनिस्ट्रेटर्स के पास लेकर जाने और लोगों को अवेयरनेस करने पे मैं काम कर रहा हूँ। तो ये हरमन है, आपने सुना हरमन की ज़िंदगी कैसे एक एक्सीडेंट ने पूरी बदल दी और अब इन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी जो है आगे की वो रोड एक्सीडेंट्स को रोकने के लिए लगा दी है और ये बता रहे हैं कि किस तरीके से ये काम कर रहे हैं। बिल्कुल। और मुंबई चलेंगे क्योंकि मुंबई से इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं मुंबई ट्रैफिक पुलिस के डीसीपी हैं प्रताप दिघावकर। प्रताप जी, हम आपसे जानना चाहेंगे, बहुत सारे सवाल उठते हैं जिसमें सबसे बड़ी बात यह है कि कहा यह गया था कि हाई स्पीड कैमराज होंगे और जो भारत की जो ट्रैफिक व्यवस्था है उसको विदेशों की ट्रैफिक व्यवस्था से भी कंपेयर किया जाएगा। लेकिन अगर हम देखें, वाहन तो बहुत ज्यादा यहाँ पर हो गए हैं, पर उनको कंट्रोल करने के लिए और नियम बनाने के लिए और खासतौर पर नियमों की अगर हम बात करें तो वो उसके कंपेरेटिव बिल्कुल भी नहीं है। आवाज मेरी आवाज सुन सकते हैं आप? प्रताप जी मेरी आवाज सुन रहे हैं? हाँ, मैं आवाज सुन सकता हूँ। बिल्कुल। कई गैजेट्स की बात हुई थी, हाई स्पीड कैमरास की बात हुई थी, लेकिन कोई भी योजना पूरे ढंग से लागू होती नजर नहीं आई अभी तक। एक जो ट्रैफिक की समस्या है, ट्रैफिक की समस्या का जो मेन 3 प्रिंसिपल्स होते हैं, एनफोर्समेंट, एजुकेशन और इंजीनियरिंग जी। और अभी चौथा जो उसमें ऐड हो गया है वो इमरजेंसी मैनेजमेंट। एनफोर्समेंट का जो है, हम मोटर व्हीकल एक्ट और इंडियन पिनल कोड का हम एनफोर्समेंट करते हैं। आज एनफोर्समेंट की जो बात हम देखते हैं तो एनफोर्समेंट में हम काफ़ी उसमें वृद्धिंगत कर रहे हैं, उसमें नए नए टेक्नोलॉजी ला रहे हैं। और मुंबई में जो सिनेरियो है, 2007 से हमने ड्रंक एंड ड्राइव चालू किया था जी। हर साल 15 से 16 हजार लोगों के ऊपर हम ड्रंक एंड ड्राइव में कार्रवाई करते हैं। उसका हमको पॉजिटिव एक रिजल्ट मिला। ये रिजल्ट में मुंबई शहर की जो एक्सीडेंट का नंबर है, रोड फैटेलिटीज का नंबर है, वो काफी कम हो गया है। 2006 में 669 लोगों की डेथ हुई थी रोड एक्सीडेंट में। 2007 में वही नंबर 651 था जी प्रताप जी। लेकिन 2012 में वो नंबर घट के 468 हो गया और 2013 में 502 हो गया जी। जब हम एनफोर्समेंट बढ़ाएंगे उस समय रोड के एक्सीडेंट में भी हम कटौती कर सकते हैं, नंबर 1। नंबर 2, आज जो मोटर व्हीकल एक्ट के अनुसार जो हम दंडात्मक कार्रवाई करते हैं, वो जुर्माना की जो अमाउंट है, वो किसी ने सिग्नल जंप किया, किसी ने लेन कटिंग किया, किसी ने डेंजरसली व्हीकल पार्क किया तो उसके लिए सिर्फ 100 रुपए का प्रावधान है जी। और ये 1987 का 100 रुपए की वैल्यू आज इन्फ्लेमेशन को मद्देनजर रख के वो 8 से 10 रुपया हो गया है, 17 रुपए हो चुकी तो, है जी। तो ये मामले में हमको इसमें जो फाइन का मूल्य है, फाइन का जो अमाउंट है उसको बढ़ोतरी करना चाहिए। और मुंबई ट्रैफिक पुलिस ने महाराष्ट्र गवर्नमेंट को ये प्रस्ताव दिया था एंड महाराष्ट्र गवर्नमेंट इज ए वेरी प्रोग्रेसिव गवर्नमेंट, उसमें भी ये प्रस्ताव गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भेजा था जी। जब तक लॉ का डिटरेंस नहीं रहेगा, लॉ की फियर नहीं रहेगी, तब तक एनफोर्समेंट में भी काफी दिक्कतें आ रही है। फिर भी हम एनफोर्समेंट ज्यादा से ज्यादा करके लोगों में डिटरेंस करते हैं। मुंबई का ड्रंक एंड ड्राइव का जो केस स्टडी है, ये बहुत यशस्वी केस स्टडी है। जी प्रताप जी, मैं आपके पास आऊंगी, एक रिएक्शन मैडम आपसे लेना चाहूंगी। बहुत सही इन्होंने बात कही, वही बात की जो कानून है वो तो बाबा आदम के जमाने के, और दूसरे सवाल ये कि आधे अधूरी चीजें आप ट्रैफिक पुलिस वालों को दे देते हैं। बहुत सारी चीजों की प्रॉमिसेस किए गए थे, जिसमें हाई स्पीड कैमरास की अगर हम बात करें, लेकिन सिर्फ बड़े चौराहों पर ही ये लगे हुए हैं, उसके अलावा कहीं भी नहीं लगे हुए हैं। और हाई गैजेट्स की बात कही गई थी कि मिलेंगे, लेकिन वो भी नहीं मिले हैं। आधे अधूरे इंतजाम, कानून लचीला। 2 चीज़ है कानून के बारे में। एक तो जैसे बता रहे थे वो
1987 का वो मोटर व्हीकल एक्ट है, उसके बाद वो अमेंडमेंट किया गया था, लेकिन इसमें सबसे जो बड़ा प्रॉब्लम है वो है ये मोटर व्हीकल के लिए एक्ट बनाया गया था, जबकि जो बाकी जो रोड यूज़र है, जो साइकिलिस्ट है, पेडेस्ट्रियन है, वो लोग इसमें इंक्लूडेड नहीं है और वो भी एक्सीडेंट में इन्वॉल्व होते हैं। तो एक तो ये चीज़ है, तो ये इसलिए एक कॉम्प्रिहेंसिव रोड सेफ्टी लॉ तो चाहिए हमको। दूसरा चीज़ जो है, एक इन्फोर्समेंट में तो नंबर तो ज़रूर ज़्यादा होना चाहिए, लेकिन इसके जो स्किल्स है वो भी बहुत कम है। जैसे आप बता रहे थे, इतने बड़े देश हैं, यहाँ पे एक भी ट्रैफिक सेफ्टी ट्रेनिंग कॉलेज नहीं है एक्चुअली पुलिस के लिए। बहुत सही बात आपने कही, सेफ्टी ट्रेनिंग कॉलेज होना चाहिए जी। और एक दो प्राइवेट जो इनिशिएटिव है जहाँ पे भेजते हैं स्टेट्स उनके पुलिस को, लेकिन वो तो बहुत ही मतलब उसमें 200-300 लोगों को ट्रेनिंग दिया जा सकता है, जबकि हमको हजारों लोगों को ज़रूरत है जो ट्रेंड हो। तीसरा चीज़ ये मैं बताना चाह रहा था, इसमें और एक चीज़ है, जो हमारा जो क्रैशेस है, जो एक्सीडेंट्स है, ये एक्चुअली देखा जाए तो कॉन्सेंट्रेटेड है नेशनल हाईवे पे और 12 सिटीज़ में जी। तो इसमें ऐसे होना चाहिए जो रिसोर्सेज जो है हमारे पास उसको हमको यूज करना चाहिए, उसी हिसाब से एक प्रायोरिटाइजेशन प्रोग्राम होना चाहिए जहां पर सबसे ज्यादा एरियाज जो होते हैं। चलिए हम ये चर्चा आपसे जारी रखें, क्योंकि आप हमारे साथ स्टूडियो में। ब्रजेश मेरे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ कश्मीरी गेट से जुड़ रहे हैं, और ये वो इलाका है ब्रजेश जहां सबसे ज्यादा ट्रैफिक रूल्स ब्रेक किए जाते हैं, और यही इलाका है, भले कितनी ट्रैफिक पुलिस आप वहां पर लगा दीजिए, लेकिन वहां पर लोग सुनते नहीं है। कमी वहां पर लोगों में भी है, और लेकिन बहुत सारी चीजें जिनका जिक्र हम यहाँ पर कर रहे हैं जी। बिल्कुल, देखिए ये बात बिल्कुल यहाँ पर तस्वीरों से मैं आपको दिखा सकता हूँ। मेरी ठीक दूसरी तरफ जो है ये कश्मीरी गेट जो का इलाका है, यहाँ पर तमाम लोग हैं, रेड लाइट यहाँ पर हुई है और लोग यहाँ पर रुके हुए हैं, लेकिन ट्रैफिक नियम का कितना यहाँ पर पालन हो रहा है, ये यहाँ के लोगों से ही हम पूछते हैं कि आखिरकार जो ट्रैफिक रूल्स हैं आखिरकार क्यों यहाँ पर लोग फॉलो नहीं करते। एक ये शख्स हैं, बाइक से हैं, जेब्रा क्रॉसिंग पे अभी खड़े हैं, इनसे हम पूछते हैं, आप यहाँ पर खड़े हैं, रेड लाइट है, जेब्रा क्रॉसिंग पे खड़ा होना गलत है, आपको पता है ये? बिल्कुल, देखिए ये यहाँ के लोगों का रिएक्शन होता है। एक ऑटो वाले भी हैं, उनसे हम बात करते हैं। ये बताइए, ये जेब्रा क्रॉसिंग पे अभी आप खड़े हैं, रेड लाइट हुई है, पीछे खड़ा हो। बिल्कुल, देखिए लोगों का रिएक्शन, लोग जिस हिसाब से यहाँ पर बात भी नहीं करना चाहते इस मुद्दे को लेकर, यानी लोग बिल्कुल इस तरह से मेंटली प्रिपेयर है कि जेब्रा क्रॉसिंग हो, रेड लाइट हो, उन्हें रुकना नहीं है, उन्हें जाना नहीं है, और शायद यही एक वजह है जिसकी वजह से हादसे होते हैं इन इलाकों में। बिल्कुल, ब्रजेश हमारे साथ है, और दिल्ली के लोगों के लिए तो खास तौर पर ब्रजेश ये भी कहा जाता है कि रूल्स, ट्रैफिक रूल्स ब्रेक करना वो एक टर्शन मानते हैं, ये दिल्ली के लोगों के लिए कहा जाता है। साक्षी इस वक्त हमारे साथ है, नोएडा क्रॉसिंग से जुड़ी हुई है। ये भी साक्षी एक एक्सीडेंट प्रोन एरिया है, यहाँ पर भी बहुत ज्यादा एक्सीडेंट्स होते हैं, और ये इसलिए ज्यादा सेंसिटिव एरिया पड़ जाता है क्योंकि नोएडा से ट्रैफिक दिल्ली की तरफ जाता है, और पीक आवर्स में सबसे ज्यादा परेशानी इस एरिया में आती है। साक्षी, मेरी आवाज आप सुन सकती हैं? चलिए, साक्षी तक आवाज नहीं पहुंच रही है। अर्णव जी हमारे साथ हैं, जिसका जिक्र हम कर रहे थे कि लचीले एक कानून, और दूसरा ये कि इक्विपमेंट्स की कमी होती है पुलिस वालों के पास, ट्रैफिक पुलिस के पास। बहुत जैसे बाहर में जो है 2-3 चीज़ बहुत ज़रूरी है इन्फोर्समेंट के लिए। एक तो जैसे आपने बताया स्पीड कैमरा, स्पीड रेडर भी होता है, जैसे आप उसको ले जा सकते हैं कहीं पे, इंटरसेप्टर व्हीकल भी होता है, और तीसरा चीज़ जो है वो है एल्कोमीटर, जो पर्टिकुलरली ड्रंक ड्राइविंग के लिए जो ज़रूरत होता है। ये जो इंस्ट्रूमेंट्स है ये तो इतना ज़्यादा कीमती नहीं है, और इसमें जो है ट्रेनिंग भी दिया जा सकता है लोगों को भी बहुत इजीली कैसे यूज कर सकते हैं। एक और अर्णव, आपको रोकना चाहिए, एक और चीज जो मैं आपसे समझना चाहूंगी, नोएडा की बात करें, साक्षी में जानकारी तो देंगे, लेकिन नोएडा में अगर हम देखें ट्रैफिक पुलिस वालों की कमी, यहाँ तो जो ट्रैफिक व्यवस्था है वो कई गार्ड्स के हवाले ही कर दी जाती है। वो बात है, क्योंकि नंबर का भी जैसे मैं बता रहे थे वो है ही नहीं, ऊपर से लोग ट्रेंड भी नहीं है, तो रिसोर्स का तो मुश्किल है, प्रॉब्लम है। तो ये तो देखना चाहिए, जैसे जहाँ पे जो बात मैं कर रहा था, जहाँ जो हॉटस्पॉट है वहाँ पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए, जबकि हमारे जो रिसोर्सेस है वो तो लिमिटेड है, लेकिन उसको हम स्प्रेड कर देते हैं सब जगह। कई शहरों का भी जिक्र आप कर रहे थे कि कोई ऐसे 12 शहर हैं जिसमें एक्चुअली टोटल 10% एक्सीडेंट होते हैं, जैसे दिल्ली में ओवरऑल जो है उसमें 10% तो 12 शहर में होता है। चलिए, उन शहरों का भी हम जिक्र करेंगे। साक्षी हमारे साथ जुड़ गए। जी साक्षी।
बिल्कुल नवजोत, हम लोग 21-25 के चौराहे पे, यहाँ पर आप देखेंगे तो काफी गाड़ियां हमें लग रही है जो ट्रैफिक नियमों का पालन नहीं कर रही है। जीब्रा क्रॉसिंग के पीछे खड़ा होना होता है, लेकिन आप देखेंगे सारी गाड़ियां आगे हैं। सीट बेल्ट ज्यादा लोगों ने नहीं लगाई हुई है। बात करते हैं यहाँ पर हमारे साथ ट्रैफिक बाबा है और लंबे समय से एक मुहिम चला रहे हैं, और आज IBN 7 की जो मुहिम चल रही है उसके साथ है। सर, क्या लगता है बेसिक केयरलेसनेस की वजह से एक्सीडेंट्स होते हैं, कुछ बदलाव आपको देखने को मिला? 10 साल से आप यहाँ पर ये मुहिम चला रहे हैं। हाँ, सबसे पहले तो केयरलेसनेस है। दूसरी चीज़ है कि एजुकेशन बहुत ज़रूरी है। एजुकेट करना पड़ेगा, जागरूकता लानी पड़ेगी। अकेली मेरी मुहिम से तो काम चलेगा नहीं, इसमें शासन को भी मदद करनी पड़ेगी और बहुत स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा। ट्रैफिक रूल्स के फाइन को बढ़ाना पड़ेगा, तभी ठीक होगा। जब आप आते हैं यहाँ पर किसी ने सीट बेल्ट नहीं लगाई या किसी ने हेलमेट नहीं पहना, हम देख भी सकते हैं कुछ लोग बिना हेलमेट के यहाँ पर जा रहे हैं। मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूंगी दिखाएं, तो क्या कहते हैं लोग? मानते हैं अपनी गलती? मानते तो हैं, वो बहाना बना देते हैं, चोरी हो गया, ये हो गया। और जो हाथ में लटकाए रहते हैं, मैं उनसे सैल्यूट करके कहता हूँ पहन लो, बड़ी मुश्किल से पहनते हैं। बहाने बनाते रहते हैं। यहाँ पर नवजोत दिखाना चाहूंगी, एक ट्रैफिक पुलिसमैन भी खड़े हैं, उसके बावजूद हम देख रहे हैं रोड यहाँ पर लोग क्रॉस कर रहे हैं बिना लाल बत्ती के। सर, आप यहाँ खड़े हैं फिर भी लोग रेड लाइट क्रॉस कर रहे हैं, क्या लगता है आप रोक नहीं पाते? लोग रोकते हैं, कहते हैं कि कागज लाइए, DL लाइए, क्या घर पे रह गए कागज? है कोई कागज नहीं है मेरे पास जो है। हाँ। और मेरे पास कोई कागज नहीं है इस टाइम जो है। मैं कागज दीजिए जो आपका चालान होगा कि कल कागज घर पे रह गए जाए। चालान आप करते हैं लोगों का? नहीं, चालान की पावर जो है हमारे ट्रैफिक सब इंस्पेक्टर को है, कांस्टेबल को नहीं है। तो अगर आप रोकते हैं आप कुछ नहीं कर पाते, आपके हाथ में कुछ नहीं है? हम जो है खड़ा कर लेते हैं उसको जो है, तब भी हम कुछ नहीं कर पाते जी। हमारे हाथ में कोई पावर ही नहीं है, तो हम करेंगे क्या? जी साक्षी, लोग क्या कहते हैं, क्यों बत्ती क्रॉस कर रहे हैं? रोकते हैं आप तो कुछ अपना रुतबा जताते हैं, क्या करते हैं? कहते हैं हमें बहुत जल्दी है तो घर से जो है 15 मिनट पहले चलिए आप जो है। जैसे हम लोग चलते हैं ड्यूटी से 1 घंटा पहले चलते हैं, सही टाइम पे अपनी। बिल्कुल, यहाँ पर नवजोत एक बहुत अहम बात करी है कि जल्दबाजी है, रेड लाइट लोग क्रॉस करते हैं, घर से क्यों नहीं जल्दी निकलते हैं? उसके अलावा जो ट्रैफिक पुलिसमैन है उनके पास पावर नहीं है। ये लोग चाहते हैं रेड लाइट क्रॉस करने का चालान का पावर दिया जाए। सीट बेल्ट जो बहुत ही बेसिक चीजें होती है जिसको लोग फॉलो नहीं करते हैं। और सर, जब आप यहाँ पर आते हैं क्या लगता है लोग मानते हैं? आइए चलते, कुछ लोगों से बात करते हैं, अगर आप चले साथ में। कृपया ध्यान दीजिए, आपका परिवार घर पे आपका इंतजार कर रहा है। तो चलिए, साक्षी मौजूद है यहाँ पर। हालांकि ट्रैफिक पुलिस वालों ने यहाँ पर एक चीज का जिक्र नहीं किया, क्योंकि लोग इतना टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हैं कि क्योंकि एक ही पुलिस वाला वहां पर होता है, और अगर एक पुलिस वाला एक ही व्यक्ति के साथ इतना समय स्पेंड करेगा तो जाहिर सी बात है उनको पता है कि इतना समय स्पेंड नहीं कर सकते, इसलिए बाकी ट्रैफिक को कौन संभालेगा? ये भी एक बड़ी वजह जिसका जिक्र हम कर रहे थे कि ट्रैफिक पुलिस में काफी कमियां हैं और उसको, कानून को तो सुधारने की जरूरत है, साथ ही साथ ज्यादा से ज्यादा पुलिस वालों को वहां पर डिप्यूट करने की जरूरत है। आपने एक बात पर गौर किया होगा कि ऐसा अक्सर आपने भी देखा होगा कि दिल्ली से जब आप नोएडा में घुसते हैं, बाइक सवारों का जो हेलमेट होता है वो उनके हाथ में आ जाता है, और कार सवार जो होते हैं वो आगे निकलने की कोशिश करते हैं, सीट बेल्ट एकदम से हट जाती है। वजह क्या है कि नोएडा में ट्रैफिक सिग्नल तोड़ते आसानी से लोग आपको दिख जाएंगे। बड़ी वजह क्या है कि नोएडा में लोग ट्रैफिक रूल्स क्यों फॉलो नहीं करते हैं? हमारी संवाददाता हिमानी बता रही है। चलिए लिए चलते हैं आपको हिमानी के पास। और आइए दिल्ली के बाद हम बात कर लेते हैं दिल्ली से ही सटे नोएडा की। नोएडा की अगर हम स्थिति देखें तो 18 लाख वाहन है और सिर्फ 200 पुलिस वाले। जी हां, और इन वाहनों में भी अगर हम बात करें तो 3,45,000 है जो कि रजिस्टर्ड वाहन है। ध्यान रखें, हम सिर्फ रजिस्टर्ड वाहन की यहां पर बात कर रहे हैं, और उनमें से 14 से 15 लाख ऐसे वाहन है जो बाहरी हैं। ट्रैफिक नियंत्रण के लिए सिर्फ 200 पुलिस वाले ही हैं, एक एक पुलिस वाले के जिम्मे 1-1 लाख। जिस तरह से हमने दिल्ली की स्थिति यहां पर बताई थी, नोएडा की स्थिति की बात करें तो और ज्यादा खराब है। 120 कांस्टेबल हैं, 50 होमगार्ड्स हैं, 20 हेड कांस्टेबल हैं, 12 दरोगा है, 1 इंस्पेक्टर और CEO। तो ये हालत है। नोएडा की हालत और ज्यादा बुरी है। ट्रैफिक पुलिस के पास सिर्फ 20 ही गाड़ियां हैं। तो आप देख सकते हैं कि जब इस तरह की स्थिति होगी तो आखिर नियंत्रण किस तरह से किया जाएगा। ट्रैफिक पुलिस के पास सिर्फ 20 ही यहां पर गाड़ी है, 18 लाख वाहन है, और सिर्फ उनकी देखरेख के लिए जो जिम्मा जिन पर है 200 पुलिस वाले। नोएडा का हाल आप देख सकते हैं, और यही वजह है कि नोएडा में लोग बहुत आसानी से ट्रैफिक रूल्स तोड़ते हुए दिख जाते हैं। नहीं समझते गोल्डन आवर की अहमियत। आखिर क्यों वक्त पर नहीं पहुंच पाती है एम्बुलेंस? पुलिस और ट्रैफिक के जवानों को क्यों नहीं दी जाती है प्राथमिक उपचार की ट्रेनिंग? सड़क हादसों से निपटने के लिए अस्पतालों में विशेष सुविधा का इंतजाम आखिर कब होगा? इस आधे घंटे बाद उस गोल्डन आवर की जिसमें हम थोड़ी सी चौकसी बरत कर बचा सकते हैं हजारों की जान।
तो सड़क हादसा एक झटके में किसी परिवार की दुनिया उजाड़ सकता है। सड़क पर जब भी कोई हादसा होता है तो लोग भीड़ लगाकर तमाशा देखने लगते हैं, लेकिन जान बचाने के लिए आखिरी सांसें ले रहे शख्स की तरफ कोई आगे नहीं बढ़ता है, ना ही उसे कोई लेकर ट्रॉमा सेंटर तक जाता है। ये नहीं, सरकारी सुविधाएं भी समय पर शायद ही मुहैया कराई जाती हैं। सड़क हादसा होने पर एक एक पल कीमती होता है, लेकिन शायद ही ऐसा कोई मौका होता हो जब सही समय पर हादसे के शिकार इंसान को मदद मिल जाए। लोगों की जान की कीमत समझते हुए ही हमने चलाई है हमारी ये मुहिम। IBN7 पर लगातार जारी है हमारी ये खास मुहिम ए भाई जरा देख के चलो, जिसमें हमारे साथ CNBC आवाज के दर्शक भी जुड़ रहे हैं। और इस वक्त हमारे साथ डॉक्टर हर्षवर्धन, स्वास्थ्य मंत्री, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। गोल्डन आवर जिसकी बात हम अक्सर करते हैं, और डॉक्टर साहब आप तो गवाह भी रहे, आप उस वक्त वहीं पर थे जिस वक्त केंद्रीय मंत्री गोपीनाथ मुंडे का निधन हुआ रोड एक्सीडेंट के बाद, और वो गोल्डन आवर वाकई बहुत जरूरी होगा। और एक डॉक्टर के नाते आप भी उस गोल्डन आवर को बहुत अच्छे से समझते हैं, लेकिन कभी भी यही गोल्डन आवर में उतनी सुविधाएं नहीं मिल पाती हैं लोगों को कि मरीज की जान बचाई जाए। देखिए, बेसिक बात यह है कि अगर सही समय पर अस्पताल तक पहुंच जाएगा मरीज, तो संभावना है कि अगर उसको वास्तव में कोई बहुत गंभीर चोटें लगी हैं तो उसका इलाज सही समय पर शुरू होने से उसके जीवन और मृत्यु के बीच का जो फासला है वो काफ़ी अच्छी तरह से कवर हो सकता है। लेकिन बहुत कुछ निर्भर करता है कि किस प्रकार की चोटें लगी हैं। मेरा इस संदर्भ में सबसे पहला जो देश की जनता को ये कहना है कि कभी भी किसी के साथ भी इस तरह का हादसा होता है तो तमाशबीन की तरह केवल हम वहाँ खड़े हो जाएं, भीड़ लगा दें, उसकी बजाय कोई भी व्यक्ति वॉलंटियर करे। पुलिस की जिप्सीज होती हैं, एम्बुलेंसेस हैं, जो कुछ भी हम सुविधा के माध्यम से तुरंत अस्पताल की तरफ उसको रवाना कर सकें, इसके लिए किसी न किसी को वॉलंटियर बनकर, किसी न किसी को उस समाज के महत्वपूर्ण व्यक्ति का सहायक बनकर, मित्र बनकर वॉलंटियर करना चाहिए। और मुझे लगता है कि इससे ज़्यादा कोई पुण्य का काम हमारे लिए नहीं हो सकता है। पहले तो इस भावना को हम समझ लें जी। और इसके साथ साथ जो इसके साथ जुड़े हुए बहुत सारे महत्वपूर्ण पक्ष हैं। अभी जैसे आपने ये कार्यक्रम आज चलाया है क्योंकि श्री गोपीनाथ मुंडे जी का आकस्मिक असाधारण परिस्थितियों में निधन हुआ है। ये पहली घटना नहीं है, ऐसी घटनाएं आए दिन होती रहती हैं। लेकिन हम जो है केवल जब घटना होती है या किसी महत्वपूर्ण VIP की इस प्रकार की घटना में मृत्यु हो जाती है तो हम थोड़ी देर के लिए चौंक जाते हैं, थोड़ी देर के लिए अलर्ट हो जाते हैं, थोड़ी देर के लिए कैंपेन चलाते हैं, लेकिन उसके बाद सब कुछ हम भूल जाते हैं। इसी दिल्ली शहर में दिल्ली के मुख्यमंत्री साहब सिंह वर्मा, उनकी भी मौत हुई है सड़क के ऊपर। और मैं ये समझता हूँ कि इन दोनों मौतों के बारे में मैं ये कह सकता हूँ कि अगर इन मौतों के अंदर चाहे व्यक्ति पीछे बैठे हुए भी अगर उसने बेल्ट का इस्तेमाल किया हुआ होता तो जो मौत के एक्सीडेंट के झटके के शॉक के कारण जो गंभीर चोटें लगने की संभावनाएं होती हैं उनसे शायद व्यक्ति बच सकता है। गोपीनाथ मुंडे जी के केस में पीछे बैठे हुए भी अगर बेल्ट का इस्तेमाल उन्होंने किया होता, क्योंकि बेल्ट ये कानूनन कंपलसरी नहीं है इसलिए लोग रूटीन में करते नहीं हैं और मेजॉरिटी लोगों को ये कल्पना है कि पीछे जो सीट पर बेल्ट लगी होती है ये सिर्फ दिखाने के लिए होती है, ये इस्तेमाल करने के लिए नहीं होती। तो सबसे पहला तो मेरा देशवासियों से ये कहना है कि ये जो बेल्ट है ये दिखाने के लिए नहीं है, ये आपकी सुरक्षा के लिए है। और कानून के तहत कोई आपको पकड़ेगा इसका आप इंतजार मत करिए, आप अपनी सुरक्षा के लिए बेल्ट का भरपूर इस्तेमाल करिए। बहुत सारी गाड़ियों में बेल्ट को हमने ढका हुआ होता है सीट कवर से। अगर आपकी बेल्ट सीट कवर से ढकी हुई है तो उसको सीट कवर से बाहर निकलवाइए। आज ही सीट कवर्स को खुलवाकर उसमें से बेल्ट बाहर निकालिए। बेल्ट को लगाने का, इस्तेमाल करने का ये आप अपने जीवन के अंदर इसकी आदत बनाइए। और मेरी एक बात और कहने की है, जो 2 व्हीलर्स पर लोग चलते हैं उनसे मेरा ये कहना है कि हेलमेट को कभी कभी वो या तो इस्तेमाल नहीं करते हैं या हेलमेट को सिर पर वैसे ही रख लेते हैं, उसको टाइटली बांधते नहीं हैं। और कभी कभी जो है स्कूटर चलाते समय, मोटरसाइकिल चलाते समय फ़ोन सुनते रहते हैं। फ़ोन पर मैंने ऐसे ऐसे नौजवानों को देखा है वो टेक्स्ट मैसेजेस करते रहते हैं। इससे ज़्यादा कुछ खतरनाक नहीं हो सकता कि हम
स्कूटर को, गाड़ी को चलाते समय फ़ोन सुने, टेक्स्ट मैसेजेस करें, क्योंकि ज़रा सी भी एक सेकंड का भी अगर हमारा ध्यान जो है परिवर्तित होता है तो यह हमारी मौत का कारण हो सकता है सड़क के ऊपर। बिल्कुल बिल्कुल डॉक्टर साहब, बहुत सही बातें आपने की और ये एक मुहिम आपकी तरफ से भी चलाई जा रही है कि पीछे की सीट बेल्ट लगाना बहुत जरूरी है। डॉक्टर साहब, जो दूसरी चीज आती है उसके बारे में भी मैं आपसे जानना चाहूंगी, क्योंकि स्वास्थ्य मंत्री हैं आप, खुद एक डॉक्टर हैं, तो इस चीज को समझ सकते हैं। हम ट्रॉमा सेंटर्स की हालत की अगर हम बात करें, क्या लगता है आपको, खास तौर पर अगर हम इंडिया में ट्रॉमा सेंटर्स की बात करें, एक तो संख्या काफी कम है और दूसरा ये कि क्या वहां पर उस तरह की सुविधाएं उपलब्ध हैं कि मरीज की तुरंत से इलाज किया जा सके, क्योंकि वो गोल्डन आवर बहुत इंपॉर्टेंट होता है और उसमें जान बचाई जा सकती है? देखिए, जो प्रतिष्ठित ट्रॉमा सेंटर्स हैं वहाँ तो निश्चित रूप से सुविधा उपलब्ध है, लेकिन गोल्डन आवर के अंदर व्यक्ति पहुँच जाए ये भी बहुत आवश्यक होता है। गोपीनाथ मुंडे जी के केस में 7 मिनट में ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट में व्यक्ति पहुंच गया, लेकिन जिस तरह की उनको सर्वाइकल स्पाइन में इंजरी हुई थी, मेरे को लगता है कि उनकी मृत्यु तो शायद कुछ सेकंड्स के बाद ही हो गई होगी, क्योंकि वो जब अस्पताल पहुंचे तो उनका हार्ट और रेस्पिरेशन दोनों चीज़ें जो है वो जा चुके थे। लेकिन इसमें कोई शक की बात नहीं है कि देश में जो ट्रॉमा सेंटर्स हैं वो और बड़ी संख्या में बनाने की, जो एग्जिस्टिंग ट्रॉमा सेंटर्स हैं उनको और ज़्यादा अपग्रेड करके स्टेट ऑफ द आर्ट बनाने की, और विशेषकर जो हमारे हाईवेज़ हैं इनके ऊपर कहीं ना कहीं इस प्रकार की, जैसे वेस्ट में सुविधाएं होती हैं कि हम तुरंत एक्सीडेंट होने पर उनको ट्रांसपोर्ट करने की स्थिति में हो और नियरेस्ट जो है हमारे इस तरह की सुविधाएं उपलब्ध हो। इसके लिए अभी मैं 1 से 2 महीने के बीच में सेंट्रल काउंसिल ऑफ हेल्थ, जो हमारे देश के स्वास्थ्य मंत्रियों की बैठक है, वो बुलाने वाला हूँ, और उस बैठक के अंदर देश में जो ट्रॉमा सेंटर्स हैं हर स्टेट्स में और उनकी जो भी वास्तविक स्थिति है उसका विश्लेषण करके आने वाले 5 सालों के लिए एक डिटेल्ड एक्शन प्लान जो है मैं बनाने वाला हूं, जिसके तहत हम इन ट्रॉमा सेंटर्स को और ज़्यादा नंबर्स के अंदर और ज़्यादा उनकी जो जिसे कहते हैं कि कैपेबिलिटी के तहत, उसमें जो भी सुविधाएं हैं उसके तहत, उसमें जो मैन पावर है उसको पूरी तरह से हम इक्विप करें, ट्रेंड मैन पावर, और ये सारी चीज़ों की दृष्टि से कैसे कैसे हम स्टेट गवर्नमेंट्स को भी सहायता कर सकते हैं और कैसे उनको मॉनिटर कर सकते हैं, इसके बारे में मैं गंभीरता से विचार करने वाला हूं। एक और चीज डॉक्टर साहब जो मैं आपसे जानना चाहूंगी, इस तरह की जब सिचुएशन होती है तब मोबाइल ट्रॉमा वैन्स भी काफी हद तक जान बचा सकती हैं मरीज की, उनकी संख्या और उनके बारे में क्या कुछ स्वास्थ्य मंत्रालय कर रहा है? देखिए, अभी ऐसा भी नहीं है कि संख्या बहुत ही कम है, लेकिन वास्तव में ये हमारा इतना बड़ा 125 करोड़ लोगों का देश है और बहुत बड़ी संख्या के अंदर रोड के ऊपर एक्सीडेंट्स भी होते हैं और बहुत बड़ी संख्या में रोड के ऊपर जो चलने वाला जो ट्रैफिक है वो इनडिसिप्लिन का भी शिकार है। अनुशासन कोई रोड के ऊपर उतनी गहराई से मानता नहीं है। बिल्कुल सही कहा। मेरा ये कहना है कि रोड के ऊपर चलने के लिए जो ट्रैफिक के कानून हैं वो और सख्त करने चाहिए। जो लोग उसका वायलेशन करते हैं उनके खिलाफ और सख्ती से ये एक प्रकार से हमें उनको पनिश करना चाहिए, फाइन करना चाहिए। और इसके साथ साथ जो रोड सेफ्टी के बारे में लगातार लोगों को हर माध्यम से, चाहे वो हम स्कूल के बच्चों से उस शिक्षा को प्रारंभ करें, स्कूल के अंदर करने के बाद कॉलेजेस में करें, सोसाइटी में लोगों को शिक्षित करने का प्रयास, और फिर रोड पर जो इस तरह की ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जैसे आपने अभी शुरू में कार्यक्रम के अंदर ही कहा कि जो पुलिस की जिप्सीज चल रही हैं, पुलिसमैन हैं, दूसरे लोग हैं, कुछ बेसिक ट्रेनिंग इनको मेडिकल की दृष्टि से जो फर्स्ट एड या कुछ ऐसी हो सकती है जो जिसका छोटा सा इंटरवेंशन भी जो है आदमी के प्राण को बचाने में यूजफुल हो सकता है, वो देने की आवश्यकता है। तथा जो मेडिकल डिपार्टमेंट की जो एम्बुलेंसेज हैं, वैन्स हैं या दूसरी इस तरह की ट्रॉमा के केसेस को हैंडल करने के लिए, तुरंत उनको पेशेंट्स को ट्रांसपोर्ट करने के लिए जो सुविधाएं हैं, उनके साथ जो जुड़ा हुआ मैन पावर है उसको भी और ज़्यादा सेंसिटाइज करके ट्रेन करने की आवश्यकता है। डॉक्टर साहब, ये बात तो आपने बिल्कुल सही कही कि हम खुद भी ट्रैफिक रूल्स फॉलो नहीं करते। हम इसका जिक्र हमने शुरुआत में ही किया था, अपनी इस मुहिम के बिल्कुल शुरुआत में किया था कि शुरुआत अपने से होनी चाहिए कि हम ट्रैफिक रूल्स फॉलो करें या नहीं करें, और इसकी एक मुहिम खुद ट्रैफिक पुलिस हमारे साथ इस मुहिम को आगे बढ़ा रही। लेकिन दूसरा सवाल, जिस ट्रैफिक कानूनों की बात आपने की, उसमें भी बदलाव लाने की जरूरत है, क्योंकि नया कानून तो आया नहीं, ये वही पुराना कानून
चलता आ रहा है और उसमें न तो कोई संशोधन हुआ, न ही नया कानून आगे आया। वाहनों की तादाद बढ़ती जा रही है, सड़कें काफी ज्यादा बन गई हैं और जो एक्सीडेंट प्रोन एरियाज हैं वो काफी ज्यादा हो चुके हैं। देखिए, बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं कि समय के साथ हर कानून को रिव्यू करना, उसमें अमेंडमेंट्स करना, उसको ड्रास्टिकली चेंज करना, ये पॉपुलेशन भी बढ़ गई है। हमारे जो सड़कों पर जो व्हीकल्स हैं, मेरा ख्याल से 70-80 लाख व्हीकल्स जो है 3-4 मेट्रो टाउन्स के अंदर ही खाली जो है सड़क के ऊपर हैं। तो उस संख्या को देखते हुए भी और कई तरह के कानूनों में परिवर्तन करना, सख्ती करना, स्पेशलाइज्ड लेन्स बनाना। विदेशों में मैंने देखा है कि अगर व्यक्ति एक बार एक गाड़ी के अंदर अगर 3 लोग 4 लोग चल रहे हैं, ट्रैवल कर रहे हैं, तो उन्हें स्पेशल प्रिविलेज मिलता है, उनके लिए स्पेशल लेन होती है। बिकॉज वो कहते हैं कि आप पूलिंग करिए ताकि सड़कों पर कंजेशन कम हो, पेट्रोल सेव हो, इकोनॉमी जो है वो स्ट्रेंथन हो। अब इस तरह के जो बहुत सारे नियम हैं या इस तरह की जो सुविधाएं हैं, इस तरह के जो रिफॉर्म्स हैं, इनको भारत में भी इंट्रोड्यूस करने की आवश्यकता है। और मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे जो सरफेस ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हैं श्री नितिन गडकरी जी, वो बहुत ही प्रोग्रेसिव व्यक्ति हैं, बहुत इंटेलिजेंट हैं। वो इस दिशा के अंदर विचार भी कर रहे हैं और मुझे लगता है कि आने वाले समय में हम भी हेल्थ की दृष्टि से उनको जो कुछ भी सुझाव देने हैं वो निश्चित रूप से देंगे। और आगे जो देश के अंदर ट्रैफिक से जुड़ी हुई जो समस्याएं और उसके कारण जो उसके घातक परिणाम लोगों के प्राण और स्वास्थ्य के ऊपर पड़ रहे हैं, उनसे सारे समाज को बचाने का प्रयास करेंगे। बिल्कुल, हम उम्मीद करते हैं नई सरकार से, क्योंकि रूल्स चेंज करने बहुत जरूरी है। जिस वक्त ये 100 रुपए के चालान की बात कही गई थी, उस वक्त 100 की कीमत 100 हुआ करती थी, लेकिन आज उस 100 की कीमत 17 रुपए हो गई। इसके अलावा अगर हम खास तौर पर ट्रैफिक पुलिस की बात करें, कहीं ना कहीं पुलिस इसलिए भी स्ट्रिक्ट नहीं हो पाती कि उनके पास भी मैन पावर की कमी है, इक्विपमेंट्स की कमी है। जिसमें कहा गया था हाई स्पीड कैमरेज लगवाए जाएंगे, वो नहीं लगवाए गए। गैजेट्स उनको एक्स्ट्रा दिए जाएंगे, वो नहीं दिए गए। उनके पास ट्रैफिक वैन्स की काफी ज्यादा कमी है। इसको लेकर भी क्या सरकार आगे कदम बढ़ा रही है? नहीं, देखिए, मैंने जैसे कहा कि अभी हमारी सरकार को सत्ता में आए 8-10 दिन हुए हैं, लेकिन हम सब विषयों पर गंभीर हमने अपना सोच और जो एक्शन प्लान है उसको धीरे धीरे करके अनफोल्ड करना प्रारंभ किया है। और मुझे लगता है कि कुछ समय हम लोगों को आप दीजिए जी, और जो कुछ पॉजिटिव समाज के हित में हो सकता है वो सब कुछ करने की हम लोग नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में इच्छा रखते हैं। और मुझे पूरा विश्वास है कि जिस प्रकार के उनकी सोच और विजन है, हमारे सब सहयोगी मिलकर उनकी सोच और विजन को इम्प्लीमेंट करेंगे जी, और हम लोगों के जीवन को हर दृष्टि से बेहतर और सुरक्षित बनाएंगे। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, हमसे बात करने के लिए, हमारी इस मुहिम के साथ जुड़ने के लिए और लोगों को भी जागरूक करने के लिए। आपने बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स बताए हैं जिनसे यकीनन लोगों को भी फायदा होगा और लोग समझेंगे कि ट्रैफिक नियम किस तरीके के होते हैं और किस तरीके से हमें उसको फॉलो करना चाहिए, और सरकार की योजनाओं के बारे में जो कुछ भी आपने बताया। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। डॉक्टर हर्षवर्धन, जिनसे हम बातचीत कर रहे थे, यकीनन कुछ मुद्दे, कुछ पॉइंट्स उन्होंने भी उठाए हैं। ट्रॉमा सेंटर का जिक्र हमने किया, उन्होंने कहा कि वाकई कमी है, लेकिन इसको लेकर आगे बातचीत की जाएगी। सरकार अपनी तरफ से कानून बनाएगी और ट्रैफिक नियमों की, कानूनों की जिस तरीके से हम बात कर रहे थे वो भी चेंज किए जाएंगे। और इस वक्त स्टूडियो में मेरे साथ 2 खास मेहमान हैं। एक डॉक्टर रोहित बलूचा इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। डॉक्टर साहब, स्वागत है आपका। ये प्रेसिडेंट है इंस्टीट्यूट ऑफ रोड ट्रैफिक एजुकेशन के। डॉक्टर साहब से हम बात कर रहे थे और ट्रॉमा सेंटर्स की हम बात कर रहे थे। कहीं ना कहीं वो जो गोल्डन आवर होता है उसमें डिले की वजह से भी ज्यादा मौतें होती हैं। आपने देखा है आंकड़ा इसलिए ज्यादा बढ़ जाता है। बहुत ज्यादा बात है इसमें, क्योंकि कितनी माइनर इंजरीज सीरियस हो जाती हैं, सीरियस इंजरीज फेटल इंजरीज हो जाती हैं। और जैसे डॉक्टर हर्षवर्धन बता रहे थे कि पहुंचना ज़रूरी है। हमारे यहाँ इसमें खास 2 चीज़ों की कमी है। एक तो इन्फॉर्मेशन कि कैसे पहुंचाया जाए, कौन से नंबर हों। आप दिल्ली में महानगर जो है उसमें तो 100 नंबर दबा दीजिए तो वो आपको सब तरह की मदद पहुंच जाती है। बाहर निकलिए तो पता नहीं चलता कौन से नंबर है। बिल्कुल सही कहा आपने। और दूसरी चीज़ ये है कि जो हम कहते हैं कि पुलिस से डरो मत, आप मदद करो, लेकिन जो व्यक्ति सपोर्ट करता है उसको जाके बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है, खासकर पुलिस के साथ और खासकर मेडिको लीगल केसेस में, और कई बारी इसमें कोर्ट में जाना पड़ता है।
इसमें लोग इस वजह से भी काफी ज्यादा डर बहुत जाते हैं लोग इस वजह से नहीं आगे आना बहुत ज्यादा चाहते, उनको भी बिल्कुल नहीं समस्या आना आती है। चाहते। जितने इंटरव्यूज हम करते हैं लोग कहते हैं कि डर लगता है उनको, क्योंकि वो कहाँ तक इस चीज को सपोर्ट कर पाएंगे। कहीं ना कहीं हमें नेशनली जो सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइंस हैं उसको नेशनली हर पुलिस डिपार्टमेंट में, हर सिटी में पुलिस कमिश्नर्स को अपने इश्तिहारों के जरा बताना पड़ेगा कि आप बिल्कुल फिक्र ना करें, और कोई भी पुलिस ऑफिसर आपको परेशान करता है तो हमें बताएं, जिसकी हम कार्रवाई करें। अर्णब भी इस वक्त हमारे साथ हैं। जिस 3 E's की हम बात कर रहे थे उसमें आपने सुना होगा कि मुंबई से हमारे साथ ट्रैफिक पुलिस के अधिकारी जुड़े थे, उन्होंने 4th E जोड़ा था, एनफोर्समेंट, एजुकेशन, इमरजेंसी और इंजीनियरिंग, और लास्ट में उन्होंने इमरजेंसी जोड़ा। यानी उस इमरजेंसी को हमें समझना होगा। नहीं, इमरजेंसी तो एक ट्रॉमा केयर है, जबकि समझना होगा ये बाहर में जो सिस्टम है ये एक पूरा जैसे सिंक्रोनाइज सिस्टम जैसा है। जब से एक्सीडेंट हुआ है और जब तक वो पेशेंट को लिया जा रहा है तो उसमें एक एडवांस सिस्टम है, जबकि पता चलता है जब भी वो हॉस्पिटल पहुंचे तभी वो अटेंड हो पाए पेशेंट। तो ये जो चीज़ है इसमें जैसे डॉक्टर साहब बता रहे थे, ये तो मतलब एक एडवांस जो सिस्टम है, ये हमारा जो देश का जो सबसे अच्छा जो ट्रॉमा केयर सेंटर है, जो एम्स का जो है ट्रॉमा केयर सेंटर दिल्ली में, उसमें भी ये सिस्टम अभी तक लागू नहीं हो पाया। तो जैसे मैं बता रहा था, हमको फोकस करना चाहिए, शुरू करना चाहिए कहीं से। तो शुरुआत हम आज ही से कर रहे हैं, हमारी ये मुहिम है और हम उम्मीद बिल्कुल यही कर रहे हैं लोगों से, दर्शकों से हम ये गुजारिश भी कर रहे हैं। और हमारी ये मुहिम आपके लिए है, आपकी सेहत के लिए है, आपकी जान के लिए, आपके परिजनों के लिए है। और एक और चीज का जिक्र हम यहाँ पर जरूर करना चाहेंगे, हम यहाँ पर मौतों के आंकड़े को न गिने, जो लोग घायल हो जाते हैं, अपने अंगों को गवा देते हैं, वो भी इसमें उतने ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि नुकसान उनका भी हुआ है। और ये मुहिम है आपके लिए, सिर्फ और सिर्फ आपके लिए, और ये है IBN 7 की मुहिम। इसलिए हम बार बार ये बात कह रहे हैं कि